आज से 50 वर्ष पहले यदि आपको ये पता करना होता कि अमेरिका कहाँ पर स्थित है और इसे विश्व के मानचित्र पर यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको एक किताब खोलनी पड़ती या विश्व मानचित्र को देखना पड़ता, है ना? लेकिन अब अगर आपको पता करना हो कि कोई शहर किसी देश में कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको किसी किताब को खोलने की आवश्यकता शायद नहीं है। आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, है ना? उसी प्रकार से अगर कुछ सालों पहले आपकी ऐसी इच्छा होती कि आपको कहीं और जाना है या किसी की इच्छा हुई हो कि उसे किसी विदेश की यात्रा करनी हो, दौरा करना तो हो सकता था कि उस समय उसके लिए कठिनाई हो, बहुत सारी चीज़ों से वो परिचित ना हो। लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया एक तरह से हमारी मुट्ठी में या मैं कहूँ कि हमारे मोबाइल में आ गई है ना? ये तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमें आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, है ना? क्या इसे आप बढ़ते हुए वैश्वीकरण की वजह से आने वाले परिवर्तनों के तौर पर देखना पसंद करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के खंड 2 में अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर हैं और स्वस्थ हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे सामने एक बड़ा शीर्षक देखने को मिल रहा है, जो कि अध्याय 3 है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हम सभी जानते हैं कि जगह के बहुत मायने होते हैं, स्थान का अपना अलग एक महत्व होता है ना? स्थान तय करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है ना? और उसके अनुरूप वहाँ के लोगों का रहन सहन, संस्कृति, समाज आदि का विकास होता है। तो चलिए सबसे पहले इस शीर्षक को समझते हैं, इस पैराग्राफ को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा आज के इस अध्याय में, है ना? और इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक युग से पहले की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी वैश्वीकरण के बारे में, है ना? जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं ना, तो सामान्य तौर पर या आम तौर पर हम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं और ख़ास तौर पर ये जो व्यवस्था है ये आर्थिक है ना? इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं ना, जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है ना? इस यानी जितने ऐसा नहीं है कि 50 वर्षों के पहले के जो वर्ष थे उनमें परिवर्तन नहीं हुआ होगा, है ना? या चेंजेस नहीं आए होंगे। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ परिवर्तन हमें इन पिछले 50 वर्षों में देखने को मिला है, वो जो है वो आप अपने आप में एक माइलस्टोन है, आप कह लीजिए, है ना? तो दोस्तों, लेकिन जैसा कि जो है हम इस अध्याय में देखने वाले हैं कि जो भूमंडलीकृत विश्व है ना, उसके बनने की जो प्रक्रिया है, वो उसका एक लंबा इतिहास रहा है। अब इस प्रक्रिया में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि व्यापार आ गया, है ना? काम की तलाश में क्या हुआ, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना? आप इतना समझिए कि जैसे आपने देखा होगा कुछ ग्रामीण लोग जो हैं, जो गाँव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे अधिक से अधिक लोग जो हैं वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं, अच्छे रोज़गार की तलाश में, है ना? रोज़गार के अवसर की तलाश में। तो जैसे हम गाँव से शहर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश की ओर बढ़ जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमें वही बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है काम की तलाश में लोग जाते हैं। तो उन लोगों का पूँजी और बहुत सारी चीज़ों का जो है वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है ना? और आपको याद होगा हमने कक्षा 8 में पढ़ा था कैसे लोग दूर विदेश से आकर के हमारे यहाँ पे मसालों को मतलब लेकर के जाया करते थे, है ना? ये सब हमने पढ़ा है आधुनिक भारत के इतिहास में, है ना? ठीक है। दोस्तों, आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुज़रते हुए हमारी ये दुनिया इस तरह से बन गई है। ऐसी बन गई है जैसे कि ये आज हमारे सामने है ना? सब कुछ हमें बहुत सरल दिखाई देता है, आसान मालूम पड़ता है ना? इसके पीछे बहुत बड़े संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, बहुत सारे इतिहास छुपे हुए हैं, है ना? ठीक है। दोस्तों, इतिहास के हर दौर में ना मानव समाज जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते चले गए हैं, ठीक है ना?
आज अगर मैं आपसे कहूँ अमेरिका के लोगों के रहन-सहन के विषय में, तो आप बिल्कुल एकदम आश्चर्यजनक रूप से मेरी बात को नहीं सुनेंगे ना, आपको पहले से ही थोड़ा कुछ पता है या फिर हो सकता है बहुत कुछ पता हो, मुझसे ज़्यादा पता हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आज के समय में हम बहुत करीब आ गए, है ना? अभी हाल ही में आप लोग देखते हैं कि जो फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें दूर-सुदूर देशों में भी जो कुछ भी हो रहा है, वो एकदम नज़दीक से हम उसको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और अब तो भाषा संबंधी जो कठिनाई है वो भी नहीं रही, ट्रांसलेट हो जाती हैं चीज़ें, है ना? ठीक है। तो मैं कुल मिला के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वैश्वीकरण ने हमें क्या दिया है ना? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही जो यात्री हैं, व्यापारी हैं, पुजारी हैं, तीर्थयात्री हैं, ये ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर-दूर की यात्राओं पर हमेशा से ही जाते रहे हैं। और अपनी यात्राओं में दोस्तों ये लोग तरह-तरह की चीज़ें जैसे कि पैसा, मूल्य मान्यताएँ, अपना हुनर, अपने विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी एक साथ लेकर के चलते रहे हैं। ठीक है ना? दोस्तों, 3000 ईस्वी पूर्व में समुद्री तटों पर जो व्यापार हुआ करते थे ना, उनके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। है ना? और ये सब हमें साक्ष्यों से पता चला है। ठीक है ना? दोस्तों, 1000 साल से भी ज़्यादा समय से जो मालदीव के समुद्र हैं, उनमें पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में उस समय इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक के पहुँचती रही है। दोस्तों, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर-दूर तक पहुँचने का इतिहास भी जो है, वो 7वीं सदी तक ढूँढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है ना? इस चित्र को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक स्मृतिशिला पर पानी के एक जहाज़ का ये चित्र है। गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृतिशिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार का जो महत्व था, उसका हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक है? चलिए दोस्तों, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया की। इसमें हमें ये बताया गया है कि आधुनिक काल से पहले ना, पहले के जो युग थे उनमें दुनिया के दूर-दूर जो भाग स्थित थे वहाँ के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण जो है वो सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता था, यानी सिल्क रूट के माध्यम से। दोस्तों, सिल्क मार्ग क्या हो सकता है? इसके नाम से ही पता चलता है ना कि इस मार्ग से जो है पश्चिम को भेजे जाने वाले जो चीनी रेशम के यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, जिसे सिल्क कहा जाता है, उसका महत्व उस समय कितना था, है ना? दोस्तों, ये जो चित्र आप दाईं ओर देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए। ये चीन की एक गुफ़ा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग है और 8वीं सदी गुफ़ा 217 मोगाओ ग्राटोज़, गंसू, चीन, है ना? दोस्तों, तो अभी हमें ये समझ में आया कि उस समय इससे पता चलता था कि सिल्क का कितना महत्व था, क्योंकि मार्ग को ही नाम क्या दे दिया? सिल्क मार्ग। दोस्तों, इतिहासकार जो है उन्होंने बहुत सारे सिल्क मार्गों के विषय में हमें बताया है। और ज़मीन की बात करें या समुद्र की, ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये जो रास्ते हैं, ये सिर्फ एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि एशिया को ना ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, ऐसे मार्ग जो हैं वो ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना? और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। अब आप सोचिए कितना लंबा इतिहास है ये, ईसवी पूर्व से पहले से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के। दोस्तों, इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और जो मसाले थे वो दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। दोस्तों, वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं भी जो हैं वो यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस पैराग्राफ के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पे हमें ये बताया है दोस्तों कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है ना, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती थी। और शुरुआती काल की अगर हम बात करें तो ईसाई मिशनरी जो है निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते रहे होंगे, है ना? और कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी
इसी रास्ते से दुनिया में फैले, है ना। दोस्तों इससे भी बहुत पहले ना पूर्वी भारत में कौन उपजा? बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी जो है हमने क्या देखा? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया किस प्रकार से जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, है ना, और सिल्क के महत्व को भी जाना। अब बात करते हैं अगले शीर्षक में, भोजन की यात्रा, स्पैघेत्ती और आलू। दोस्तों हमारे जो खाद्य पदार्थ है ना वो दूर देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण को पेश करते हैं। दोस्तों जब भी व्यापारी और मुसाफिर जो हैं वो किसी नए देश में जाते थे ना, तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज जो है वो बो आते थे। और संभव है कि दुनिया के जो विभिन्न भाग हैं उनमें मिलने वाले झटपट तैयार हो जाने वाले जो रेडी खाद्य पदार्थ हैं वो अ, इनके साथ भी साझा स्रोत रहे होंगे उस समय। तो अब जो है हम स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों माना जाता है कि नूडल्स जो है वो चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर ये संभव है कि पास्ता जो है वो अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का ही एक टापू है ना। दोस्तों इसी तरह के जो आहार हैं वो भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम कभी यह ना जान पाएँ कि उनका जन्म आखिर किस प्रकार से हुआ होगा। लेकिन फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए हुए हैं: आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले ना हमारे पूर्वजों के पास में नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस का यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वो गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना अमेरिका का मतलब जो है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दोस्तों दरअसल ना हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास में आए हैं। कई बार दोस्तों नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। अब साधारण से आलू को ही ले लीजिए। आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन और बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र जो है वो बढ़ने लग गई थी। दोस्तों आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई ना, तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। अब आप समझिए आलू का महत्व कितना रहा होगा उस समय, है ना। ये जो चित्र है ना आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वेनिस और पूर्वी विश्व से आए व्यापारी जो हैं वो चीज़ों की अदला बदली करते हुए हैं। मार्को पोलो, बुक ऑफ मार्वल्स, 15वीं सदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। लेकिन उससे पहले इस चित्र को देखिए जो दाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र। आयरलैंड में आलू अकाल, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। अब आप सोचिए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं फिलहाल विजय, बीमारी और व्यापार की। दोस्तों 16वीं सदी में ना जब यूरोपीय जहाज़ियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व जो है वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। और यहाँ पे हमें ये भी बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। दोस्तों पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लग गई
और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लग गई होगी, है ना। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया है कि अपनी खोज से पहले ना लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क तो नहीं था, और लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें जो हैं, और इसके साथ ही उसके जो खनिज पदार्थ हैं, वो हर दिशा में जो है जीवन का रंग रूप बदलने लग गए थे। और दोस्तों आज के पेरू, मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली जो कीमती धातुएं हैं, ख़ास तौर से चांदी, उसने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान करी। दोस्तों फिर 17वीं सदी की अगर बात करें तो 17वीं सदी तक के आते आते पूरे यूरोप में ना दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लग गए थे, और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लग गए थे, और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए थे। पता है आपको दोस्तों, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था, और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। समझ सकते हैं आप, उपनिवेश। दोस्तों यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचते थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता थी ही नहीं। यहाँ पर देखिए जानकारी दी हुई है जैविक युद्ध के बारे में। दोस्तों न्यू इंग्लैंड में स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। समझ रहे हैं आप दोस्तों, इसी के फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला, और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। दोस्तों बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर छेचक छेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। दोस्तों 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था, और इसी वजह से हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने लग गए थे। अब यहाँ पे असंतुष्ट शब्द दिया है दोस्तों, इसका अर्थ भी बताया है कि जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता था उसे उस समय असंतुष्ट कहा जाता था। समझ रहे हैं आप। और दोस्तों यहाँ पर यह बताया है कि 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। दोस्तों 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी ना चीन और भारत की अगर हम बात करें तो इसको दुनिया के सबसे धनी यानी अमीर देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी दोस्तों उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का क्या मानना है? ये मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध जो हैं वो कम करना शुरू कर दिए, और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। दोस्तों चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र जो है वो पश्चिम की ओर खिसकने लग गया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। समझ रहे हैं आप? इस चित्र को देखिए, गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है यहाँ पे। न्यू ऑरलियंस इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851। दोस्तों ये जो शब्द आपके सामने आते हैं ना, गुलामों की खरीद फरोख्त ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप इनसे पहले से परिचित हैं, क्योंकि हमने इसे पढ़ा है ना। और दोस्तों मैं आपको शुरू से ही कहता हूँ कि इतिहास जो है वो एक लंबी कहानी है। इस कहानी में हमारा भी किस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक हो जाती है। और बाकी तो आप जानते हैं कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो किताबें हमने पढ़ी हैं उसका शीर्षक जो है वो हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत था, है ना। इसका मतलब है कि हम सब की कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, और इतिहास हम सब की कहानियों से मिलकर के ही तो बना है। ठीक है
दोस्तों अब यहाँ पर बताया है कि एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में यानी लाइन में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियाँ पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। दोस्तों अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। देख रहे हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों 19वीं शताब्दी की, 1815 से लेके 1914 तक। ठीक है, ये शीर्षक पर आपकी नज़र होगी, है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें हमें ये बताया दोस्तों कि 19वीं सदी में ना दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से बदलने लग गई थी। कौन सी सदी में? 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, यानी 1800 से 1899। ठीक है दोस्तों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जो कारक हैं उससे जो है यहाँ पर ये बताया है कि पूरे के पूरे समाजों की काया जो है वो पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया गया। दोस्तों अर्थशास्त्रियों ने ना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या आप कह लीजिए कि प्रवाहों के बारे में बताया है, जानकारी दी है, इसका उल्लेख किया है। अब ये तीनों क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रवाह जो है ना वो है व्यापार का। जो व्यापार है, जो 19वीं सदी के जो मुख्य रूप से वस्तुएं होती थी ना, जैसे कपड़ा, गेहूं आदि हो गए, इसके व्यापार तक ही सीमित था। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये तो पहला था। दूसरा प्रवाह क्या है? श्रम का प्रवाह होता था। इसमें क्या होता था दोस्तों? इसमें ना लोग जो हैं वो काम या रोजगार की तलाश में ना एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और तीसरा प्रवाह क्या है? तीसरा प्रवाह है पूंजी का दोस्तों, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए ना दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। तीनों से समझ गए? तीनों प्रवाह को आप समझ गए, है ना। अब ये तीनों तरह के प्रवाह जो है ना दोस्तों वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को परस्पर प्रभावित करते थे, है ना। और कभी कभी दोस्तों इन कारकों के बीच मौजूद संबंध जो हैं वो टूट भी जाया करते थे। अब उदाहरण के तौर पर हमें बताया है कि वस्तुओं या पूंजी की जो आवाजाही है इसके मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः जो है वो ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी दोस्तों यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करेंगे ना तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण शीर्षक की, जो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, है ना। चलिए इसको समझते हैं। और हमें यहाँ पर ये बताया है दोस्तों कि इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ना औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते जो रुझान हैं उन पर विचार करना पड़ेगा, और अगर करेंगे तो यही बेहतर होगा। हमें यहाँ बताया है कि सामान्य रूप से ना सभी देश जो हैं वो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, है ना, और ये ज़रूरी भी है ना। लेकिन दोस्तों 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात ही अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैल जाता। अब देखते हैं कि इस आशंका के पीछे के क्या कारण थे। दोस्तों समझिए, 18वीं सदी के जो कुछ आखिरी दशक थे, यानी 1760, 70, 80 के आसपास, 90 के आसपास, उसमें ब्रिटेन की आबादी जो थी ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। अब नतीजा क्या हुआ? देश में भोजन की मांग बढ़ने लग गई और जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, जो कृषि उत्पाद हैं उनकी भी मांग बढ़ने लग गई। कृषि उत्पाद महंगे होने लग गए। दोस्तों दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी, और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। दोस्तों खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। दोस्तों कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद में ना बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लग गया था, यानी इंपोर्ट करने लग गए थे। दोस्तों आयातित खाद्य पदार्थों की जो लागत है वो ब्रिटेन में पैदा होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं ना उनसे भी कम होती थी, और इसके फलस्वरूप आप देखिए यहाँ पे बताया है हमें कि जो ब्रिटिश किसान हैं उनकी हालत बिगड़ने लग गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो आयातित माल की कीमत का मुकाबला ही नहीं कर सकते थे, है ना, और विशाल भूभागों पर जो खेती थी वो बंद हो गई थी। हजारों लोग दोस्तों उस समय बेरोजगार हो गए थे। गाँवों से उजड़ करके वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लग गए थे। दोस्तों जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई ना तो ब्रिटेन में उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ गया, और 19वीं सदी के मध्य से जो ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति है वो काफ़ी तेज रही।
जिससे लोगों की आय में क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। इससे लोगों की दोस्तों ज़रूरतें भी तो बढ़ी होंगी, है ना? निश्चित ही बढ़ी। और खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में क्या होने लग गया, आयात होने लग गया। दोस्तों पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में आप कहिए कि ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लग गई। दोस्तों खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही तो काफ़ी नहीं था, खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ये भी ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर के बस जाएं, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियाँ बनाना भी ज़रूरी था। और दोस्तों इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी, और इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लग गई। दोस्तों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी ना, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। अगर बात करें ना 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। और ये भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं वो बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़ कर के दूर दूर के देशों में जा कर के उस समय काम करने लग गए थे। ये चित्र को आप देख रहे हैं दाहिनी ओर जो दिया हुआ है, इस चित्र की बात कर रहा हूँ। इसमें हमें बताया कि अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज़ का ये चित्र है, MW रिडले 1869। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखिए, जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश आप्रवासियों का चित्र है। माइकल फिट्ज़जेराल्ड 1874। दोस्तों 1890 तक ना वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, और इस घटनाक्रम के साथ ही ना श्रम विस्थापन के जो रुझान थे, जैसे पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक, इन सब में बहुत गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन जो है ना दोस्तों, वो किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं, बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लग गया था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लग गए थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ पर आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। समझ रहे हैं आप? और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। यह बात आप ज़रूर याद रखिएगा। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था, और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूहों के मजदूर से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। समझ रहे हैं आप? दोस्तों बहुत छोटे पैमानों पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। दोस्तों नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में ना पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को ला करके बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता था। दोस्तों भोजन ना सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लग गई थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। दोस्तों रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में ना विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। और दोस्तों इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तकनीक की भूमिका की। दोस्तों इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही होगी? क्या आपने कभी ये सोचा है? आपके मन में प्रश्न आया है? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। दोस्तों रेलवे जो है वो भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके बिना दोस्तों 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीक की प्रगति अक्सर चौतरफा होती है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए।
तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बन गई, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके, है ना? इस चित्र को देखिए दोस्तों, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाज़ार 1851, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें ले जाया करती थी। दोस्तों मांस उत्पादों के व्यापार से ना इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाया करते थे या बीमार पड़ जाते थे। दोस्तों बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक ही नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। और दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। अब नई तकनीक आई और नई तकनीक के आने पर यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो दोस्तों जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लग गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी और पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन और अंडे ये भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधर गई तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों का समर्थन भी मिलने लगा। दोस्तों इस चित्र को देखिए, ये मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है और इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1878 की बात है। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी, यानी रेफ्रिजरेशन, है ना? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की। दोस्तों 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ना व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। दोस्तों ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। यहाँ पर हमें ये भी बताया है दोस्तों कि हमें ना इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ ना निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में ना स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लग गए। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में तो आप समझिए कि यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। दोस्तों ज़रा अफ्रीका के इस मानचित्र को देखिए आप, कितने सारे नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइवरी कोस्ट, टोगो, है ना, ये तो खैर अटलांटिक सागर है, मध्य कांगो, कैमरून, नाइजीरिया, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, फ्रेंच सूडान, ये है अल्जीरिया और ये है यहाँ पे मोरक्को। नाम आपने ज़रूर सुना होगा इसका, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है स्पेनिश मोरक्को और ये है स्पेनिश सहारा और ये है रियो डी ओरो, ठीक है। और ये पोर्ट गिनी है, ये सिएरा लियोन है और यहाँ पर ये गोल्ड कोस्ट है और ये है टोगो और ये आंग्ल मिस्र सूडान है, ये इरिट्रिया है, मिस्र है, यहाँ पर है लाल सागर, ये है फ्रेंच सोमालीलैंड, ये ब्रिटिश सोमालीलैंड है, ये इतालवी सोमालीलैंड है, ये इथियोपिया है और ये ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका है, ये जर्मन पूर्वी अफ्रीका है, ये पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका, ये मेडागास्कर, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य, जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अंगोला, आंग्ल मिस्र सूडान, लीबिया यानी त्रिपोली, ये भूमध्य सागर है और यह है ट्यूनीशिया, है ना। चलिए अब समझते हैं क्यों हमसे कहा गया कि इस मानचित्र को देखें। हमने क्या पाया कि यहाँ की कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा यानी स्केल रखकर खींचा गया हो, है ना। देखो आप कितनी सीधी सीधी लकीरें हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं।
तो दोस्तों दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने ना अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में आप समझिए कि यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें ना दोस्तों अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह से लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। समझ रहे हैं आप? दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में ना ब्रिटेन और फ्रांस जो है उसने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आने लग गए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब ये देखते हैं कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। चलिए सबसे पहले तो ये जानकारी को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो यहाँ पर हमें दी हुई है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1871। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। दोस्तों स्टैनली एक पत्रकार और खोजी भी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की ही भांति दोस्तों स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे और उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया। स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी और अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में दोस्तों इन खोजों और अन्वेषणों से जो है अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे दोस्तों। उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग की। इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन, द ग्राफिक 1887। दोस्तों विल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। अब विट वाटर सरेंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका और रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग इस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। दोस्तों अफ्रीका में ना 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। दोस्तों यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े होंगे। आप समझिए, इस उदाहरण से ही पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। दोस्तों प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी और सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर हम अफ्रीका के किसान होते ना और हमारे पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद हमको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में ना यूरोपीय ताकतें जो हैं वो अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हो गई थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है दोस्तों कि यूरोपीय लोग जो है ना वो अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। ऐसा क्यों करना चाहते थे दोस्तों वो? ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ना एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था दोस्तों जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। दोस्तों काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में क्या किया पता है आपको? ये व्यवस्था कर दी कि अब ना परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लग गया। दोस्तों खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया।
उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। दोस्तों, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, और ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी दोस्तों, जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी, और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप यानी अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा जो है वहाँ तक भी पहुँच गई, और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे, है ना। और अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। अब बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से क्या हुआ, यूरोपीय औपनिवेशिकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। दोस्तों, 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। फिलहाल अब बात करते हैं दोस्तों भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। दोस्तों, भारत से ना अनुबंधित यानी गिरमिटिया, ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा है ना, याद होगा आपको। दोस्तों, श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि और कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बताया है कि 19वीं सदी में ना भारत और चीन की अगर बात करें ना तो इसके लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए ना दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था, और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। दोस्तों, इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में ना इन इलाकों में भारी बदलाव आने लग गए थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे दोस्तों, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे और उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। दोस्तों, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, जो मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम के नाम से जाने जाते हैं, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। दोस्तों, तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम किया करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। ये चित्र जो है ना दाईं ओर, आप इसे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। त्रिनिदाद के कोकोआ बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर, 19वीं सदी का प्रारंभ है ये। दोस्तों, मजदूरों की भर्ती का काम ना मालिकों को के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लिया करते थे। दोस्तों, एजेंट भी जो हैं वो भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहा जाना है कि यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के कैसे हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। दोस्तों, बहुत सारे अप्रवासियों को तो ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राज़ी नहीं होता था ना, तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे, यानी उसे किडनैप कर लेते थे। समझ रहे हैं आप। दोस्तों, 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को तो बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है। दोस्तों, बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद ना मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं।
तो फिर कैसे हालात हैं, इसे समझिए। नई जगह की जीवन और कार्य स्थितियाँ बहुत ही कठोर थी। मज़दूरों के पास कानूनी अधिकार जो थे वो बस कहने भर को भी वहाँ पर नहीं थे। और इसके बावजूद मज़दूरों ने भी दोस्तों ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूँढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए, और अगर ऐसे मज़दूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा की अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद जो है नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, उसमें भी भारतीय आप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूहों के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। दोस्तों, त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही एक उदाहरण है। दोस्तों, सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप जो है ना, वो एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें ना अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, और उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं जो थी वो गुम हो जाती थी। दोस्तों, बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता था। इस चित्र को ध्यान से देखिए। शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मज़दूरों के चित्र है। मालिकों के लिए इन मज़दूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। समझ रहे हैं आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मज़दूर के अनुबंध का ये एक फार्म है, मेरा मतलब फॉर्म है। दोस्तों, ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक ना अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण दोस्तों, इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिवन रैन चंद्रपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना ही होगा। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लग गए थे। उनकी राय में ये बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी, और इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। दोस्तों, वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। दोस्तों, नायपॉल की कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोह और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं विदेश में भारतीय उद्यमी की, लेकिन उससे पहले ये स्रोत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती को ये बताता है। दोस्तों, राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। उनके संस्मरण का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है, मैं उन्हीं के शब्द में पढ़ना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा ना हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह तरह से सज़ा दी जाती है। दरअसल मज़दूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। ये स्रोत है वाणिज्य और उद्योग विभाग, आप्रवासान शाखा 1916 का। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहीं से देशी साहूकार यहाँ पर हमें बताया है विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में। विश्व बाजार के लिए ना खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी, और बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? दोस्तों, यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या हमने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेटियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत
सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे दिया करते थे। दोस्तों इसके लिए ना वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे, और उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने ना व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। और अफ्रीका की अगर हम बात करें ना, तो अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। और हमें यहाँ पे ये बताया है कि हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो ना यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले, और 1860 के दशक से उन्होंने वहाँ पे दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। और इन दुकानों में सैलानियों का आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। और दोस्तों ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संस्था भी दिनों दिन बढ़ने लग गई थी। चलिए अब बात करते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था, और इसी कारण दोस्तों वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला। दबाव क्या था कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। और दोस्तों इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए, और वहाँ पर महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। ये चित्र आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र जो है ना वो यहीं पर था। इसके बाद दोस्तों हमें ये बताया गया है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक जो है वो दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लग गए थे। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया है कि सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। दोस्तों सन 1800 के आसपास ना निर्यात में जो सूती कपड़े हैं उनका प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घट करके 15% रह गया, यानी आधा हो गया। और 1870 तक तो ये अनुपात केवल 3% रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया दोस्तों आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आ जाती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच में कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक हो गया था। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला यह दृश्य है। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में दोस्तों सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा था। दोस्तों कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला जो नील है ना, इसका भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लग गया, और कुछ समय तक तो दोस्तों भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा जो है ना वही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार जो है भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। दोस्तों 19वीं शताब्दी में ना भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों की बाढ़ आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष यानी बचे हुए विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। दोस्तों ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी, और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। दोस्तों ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था, और बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। दोस्तों इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। दोस्तों ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप जो है वो तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। दोस्तों ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था ना, उससे तथाकथित होम चार्जेस
देसी खर्चे का निपटारा होता था और इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन भी शामिल थी। इस चित्र को देखिए, ये 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले कुछ व्यापारिक मार्ग हैं जिनके बारे में हमें बताया है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कई सारे नाम आपके पहचान के हैं। मछलीपट्टनम, मद्रास, गोवा, सूरत, लाहौर, हुगली। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। दोस्तों, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में दोस्तों हम जिन जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं ना, उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह भी रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक यानी 30 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों, इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। अब समझिए युद्धकालीन रूपांतरण को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे और दूसरे पाले में कौन था? केंद्रीय शक्तियां। कौन कौन सी? यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। दोस्तों, अगस्त 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। पर दोस्तों, ये युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। सोचिए, मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी हुआ ही नहीं था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को निस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठा हो चुकी थी। दोस्तों, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। दोस्तों, युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। दोस्तों, इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची थी, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई और युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए दोस्तों उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। इस चित्र को देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियारी फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा है, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, युद्ध के कारण ना दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध भी टूट गए और अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा और इसके फल से इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय क्या है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। यानी अमेरिका अब ऊपर उठ चुका था, है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों युद्धोत्तर सुधार की। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बताया है कि युद्ध के बाद ना आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता जो है वो बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था। युद्ध से पहले तो ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट जो है वो उसे ही झेलना पड़ गया। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था दोस्तों, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लग गए। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। दोस्तों, युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए और इसका परिणाम क्या हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। दोस्तों, युद्ध के कारण आर्थिक उछाह का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था।
पर दोस्तों, जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उत्साह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लग गया और बेरोजगारी बढ़ने लग गई। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती कर दी और शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सकती थी। दोस्तों, इन सारे प्रयासों से ना रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। ये बात 1921 की है। दोस्तों, बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी उस समय संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों को ले लीजिए। गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कर लेते हैं। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था और युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लग गई। दोस्तों, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लग गई और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर संकट में फंस गए। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की। दोस्तों, अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। दोस्तों, युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लग गई। दोस्तों, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ना एक बड़ी खासियत थी। वो क्या था? बृहत उत्पादन, यानी कि मास प्रोडक्शन का चलन। दोस्तों, बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला जो है वो तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। दोस्तों, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्राइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी थी। दोस्तों, शिकागो के बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। दोस्तों, ये देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है और असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। दोस्तों, काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। ये काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और दोस्तों, इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड को कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लग गई और इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले ये रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। दोस्तों, टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी और दोस्तों, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किलें महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। दोस्तों, तनख्वाह बढ़ाने से ना हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लग गए। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। दोस्तों, फोर्ड के द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लग गया। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी और बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में तो अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर पहुंच गया था। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लग गए। ये सब चीज़ें हायर परचेस व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी।
दोस्तों मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि भी हुई, जिससे फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है दोस्तों कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जाती रही है। और 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में ये जो उछाल आया ना, इससे अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो गया था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से दोस्तों रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। दोस्तों 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका के द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद करी और अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया। आप इस चित्र को देखिए। महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन से लिया गया चित्र है। दोस्तों यह चित्र लेने वाली डॉर्थी लैंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद ये कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी, अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं महामंदी की। आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है दोस्तों 1929 से, और ये संकट न 30 के दशक के मध्य तक के बना रहा। आप समझिए, इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में दोस्तों भयानक गिरावट दर्ज की गई। और इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका जो असर है वो सबसे बुरा पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे दोस्तों। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण क्या था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण न स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लग गई, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास भी करने लग गए, ताकि कम कीमत पर से ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। इसके फलस्वरूप दोस्तों बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ती चली गई, और दोस्तों इससे जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लग गई। और दूसरा कारण भी है दोस्तों कि 1920 के दशक के मध्य में ना बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर के अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। और जब हालात अच्छे थे ना, तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के बिल्कुल होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक दोस्तों विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, और साल भर के भीतर ये कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आकर खड़ा हो गया था। दोस्तों इस चित्र को देख सकते हैं आप। बेरोजगारी लाभ के लिए कतार में खड़े लोग। अमेरिका डॉर्थी लेंग द्वारा लिया गया ये चित्र 1938 का है। दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन से लिया गया चित्र है, और ये हमें बताता है कि जब एक बेरोजगारी जनगणना से ये पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लग गए। और ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का ही प्रतीक थी, जिन्हें हम देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें ये बताया गया है कि औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर जो है वो अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी हुई, और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। दोस्तों आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई। दोस्तों 20 के दशक में ना जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी।
बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लग गए। आखिरकार दोस्तों अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। दोस्तों इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। समझिए, 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि दोस्तों 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लग गए थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब समझते हैं भारत और महामंदी। दोस्तों यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। अब समझिए, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी में भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित कर दिया। 1928 से 1934 के बीच में देश के आयात निर्यात घट करके लगभग आधे रह गए थे और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें दोस्तों गिरने लग गई तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई थी। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। दोस्तों शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। यहाँ पर नाम दिया है, बताया है, बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देख लेते हैं। वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। और दोस्तों जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। दोस्तों दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे और इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा था। क्या लिखा था सुनिए। चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। दोस्तों पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का क्या मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। दोस्तों इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने से में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। दोस्तों जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी, राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। अब बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। इस चित्र को देखिए। रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध के एक निर्णायक महत्व की घटना थी। दोस्तों पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। दोस्तों इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। दोस्तों यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग यहाँ पर घायल हुए। दोस्तों अब तक के युद्धों के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी।
इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। दोस्तों, यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर हवाई बमबारी और लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया और ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। दोस्तों, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आ गया। दोस्तों, नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवाद दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। इस चित्र को देखिए, सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद। अब समझिए युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान के बारे में। दोस्तों, दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। क्या? पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक था दोस्तों कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। दोस्तों, यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए तो पूर्ण रोजगार भी ज़रूरी था, है ना? लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल यहाँ पर ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। इस चित्र को देखिए, ब्रिटेन वुड्स, अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल। ये वही स्थान है दोस्तों जहां पर ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों, दूसरा सबक जो है ना, वो बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में समझिए, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। दोस्तों, इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। दोस्तों, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। समझिए, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, इसका भी गठन किया गया। और दोस्तों, इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया और इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अब आप कहेंगे वीटो का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, वीटो का मतलब है निषेधाधिकार। और इसी अधिकार के सहारे दोस्तों एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष की, लेकिन इससे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के विषय में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक व्यवस्था है और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में दोस्तों राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे कि भारतीय मुद्रा रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था और $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। दोस्तों, डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 ओंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। चलिए, अब बात करते हैं प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष की। दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि 1950 से 1970 के बीच में विश्व व्यापार की विकास दर जो है सालाना 8% से भी ज़्यादा रही और इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी दोस्तों कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए और इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही।
दोस्तों, इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ और विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। लेकिन उससे पहले ये बॉक्स में जो जानकारी दी है, इसे पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 और 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में दोस्तों फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप और जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता थी। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था दोस्तों कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी। दोस्तों, उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। चलिए, अब बात करते हैं औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता की। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग ना यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था और अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंकों का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। दोस्तों, ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण दोस्तों, 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। यहाँ पर हमें नए शब्द के बारे में बताया है, आयात शुल्क यानी टैरिफ। दोस्तों, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है और यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या फिर हवाई अड्डे पर। दोस्तों, उम्मीद है कि टैरिफ शब्द आपने पहले भी सुना होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी दोस्तों बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहां पर कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। दोस्तों, कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर दोस्तों, हम देखते हैं कि ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से भी लाभ नहीं हुआ और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नाइओ के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 यानी G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत की। दोस्तों, सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लग गई थी और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। दोस्तों, 70 के दशक की अगर बात करें तो इसके मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थान जो थे
उनसे कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लग गया। दोस्तों, विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। दोस्तों, औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लग गया था। 70 के दशक के मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लग गई और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लग गई जहां वेतन कम थे। दोस्तों, अगर बात करें चीन की, तो चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था। परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे में बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। दोस्तों, चीन जैसे देशों में जो वेतन है वो तुलनात्मक रूप से कम थे और इसी के परिणाम से विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं? यह वहाँ के जैसे ही लगते हैं, है ना? दोस्तों, ये चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का ही तो नतीजा है। दोस्तों, उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभाव पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं, इन्हें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि विनिमय दर। इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इस व्यवस्था के जरिए ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर आप समझिए कि विनिमय दर 2 प्रकार की होती है: स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। अब स्थिर विनिमय दर क्या है, इसे समझिए। जब विनिमय दर स्थिर होती है ना और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। फिर ये लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर क्या है, इसे समझिए। इस तरह की विनिमय दर दोस्तों विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो भी आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आपसे यह उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में। दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।